नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल पे। हम लोग पीसीएस और आरओ 2023 के लिए देख रहे हैं वीडियो। यह टेस्ट सीरीज़ का 16वां पार्ट है, ठीक है, जिसमें हर टेस्ट सीरीज़ में लगभग 35 से 40 प्रश्नों को शामिल किया जाता है। ज़्यादा बड़ी इसलिए नहीं रखी जाती, जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो फुल टेस्ट सीरीज़ करवाई जाएगी, ठीक है। अभी तो 35 प्रश्नों का शामिल इसलिए किया जा रहा है कि रेगुलर आपका बेस बनता जाए, जिससे फुल टेस्ट सीरीज़ आप कर पाएँ एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है। तो एग्ज़ाम के टाइम पे फुल सारी टेस्ट सीरीज़ करवाई जाएंगी, ठीक। तो अभी हमने जो है 15 टेस्ट सीरीज़ देख ली हैं। उम्मीद है आप 15 टेस्ट सीरीज़ देख चुके होंगे, आपको पसंद भी आई होंगी, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक। तो 105 तक के प्रश्न हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे, ठीक है, जिसमें 3 वीडियो थे। और आज 106 से लेके 140 तक के प्रश्नों को शामिल करेंगे। आज के वीडियो में कुछ प्रश्न जो है करंट अफेयर्स के तो है ही, यूपी स्पेशल हैं, साथ साथ इस वाले वीडियो में आपको रीजनिंग के सवाल जो कि आरओ में आते हैं वो मिलेंगे, और 1-2 क्वेश्चन जो है मैथ के रहेंगे, ठीक है। तो उन सब के आंसर मैं बताऊंगा, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं बता दूंगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा 106 प्रश्न है, 106वां प्रश्न है पहला, यानी वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद एफएसडीसी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। एफएसडीसी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है कि 22 फरवरी 2022 को मुंबई में एफएसडीसी की 22वीं बैठक आयोजित की गई। पहला ही कथन हमारा गलत है, क्योंकि इसकी 25वीं बैठक, 22वीं नहीं, कौन सी, 25वीं। अब देखिए स्टेटमेंट हम याद रखेंगे तभी जो है एग्ज़ाम में हम अच्छे से टैकल कर पाएंगे। अगर हम स्टेटमेंट याद नहीं रखेंगे तो एग्ज़ाम में टैकल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हमको परेशानी होगी। तो इस स्टेटमेंट को हमको याद रखना है, ऐसे स्टेटमेंट को। तो करंट अफेयर्स का सवाल है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में क्या हुआ था कि 22 फरवरी 2022 को मुंबई में एफएसडीसी की 25वीं बैठक आयोजित की गई थी, ठीक है। दूसरा कथन है इसकी स्थापना वर्ष 2010 में की गई। बिल्कुल, एफएसडीसी की स्थापना जो है 2010 में एक कार्यकारी आदेश के द्वारा की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा, एक कार्यकारी आदेश के द्वारा की गई थी एफएसडीसी की स्थापना। कार्यकारी आदेश के द्वारा एफएसडीसी की स्थापना की गई थी। इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। बिल्कुल, एफएसडीसी की अध्यक्षता जो है वित्त मंत्री द्वारा की जाती है, यानी जो है बी सी हमारा सही है, ऑप्शन ए गलत है। डी का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कथन सही नहीं है पूछा था। थोड़ा और जान लीजिए एफएसडीसी का करना कार्य क्या है, ये थोड़ा जान लीजिए। एफएसडीसी जो है अपने विभिन्न आदेश पत्रों और वैश्विक एवं घरेलू विकास के मद्देनजर उत्पन्न होने वाली प्रमुख माइक्रो वित्तीय चुनौतियों पर विचार विमर्श करता है, ठीक है। इस जो है एफएसडीसी वित्त मंत्रालय के तहत एक गैर सांविधिक शीर्ष परिषद है। कौन सा है, गैर सांविधिक है, ठीक है। एफएसडीसी गैर सांविधिक, याद रखिएगा। ऐसे पूछ सकता है कि एफएसडीसी जो है स्टेटमेंट दे देगा तो गैर सांविधिक जो है ये शीर्ष परिषद है, गैर सांविधिक होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, साहित्य अकादमी द्वारा किसे उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई। साहित्य अकादमी द्वारा, ठीक है, ये अकादमी है साहित्य अकादमी, उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा किसे की दी गई, तो ये दी गई चंद्रभान ख्याल को। किसे, चंद्रभान ख्याल को। साहित्य अकादमी ने उर्दू भाषा के कवि चंद्रभान ख्याल को उनके कविता ताजा हवा, कौन सी, ताजा हवा को ताबिशे, ताजा हवा को ताबिशे, इसके लिए जो है उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई। कौन सी है, ताजा हवा को ताबिशे, ये उनका जो है साहित्य है, उर्दू में लिखा गया है, ये याद रखिएगा। किसके द्वारा, चंद्रभान ख्याल के द्वारा।
साहित्य अकादमी के बारे में थोड़ा जान लीजिए, ठीक है। इसका ऑप्शन डी सही है। साहित्य अकादमी क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित एक साहित्यिक सम्मान है, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई साहित्य अकादमी पुरस्कारों की? तो 1954 में हुई, ठीक। पहला देख लीजिए, ऐसे जो है हमको स्टेटमेंट याद रखने हैं जिससे एग्जाम में हम अच्छे से कर पाए। दूसरा है, यह पुरस्कार साहित्य अकादमी यानी नेशनल अकादमी ऑफ लेटर्स द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, ठीक। साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे बड़ा है, उसके बाद जो है साहित्य पुरस्कार जो दिया जाता है, ठीक है। स्थापना 1954 में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने नॉइज ब्लेज एंड मिसमैच नाम से फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी किया? नॉइज ब्लेज एंड मिसमैच नाम से फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी किया। तो किसने जारी किया? तो इसे जारी किया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP, ठीक है। UNEP द्वारा नॉइज ब्लेज एंड मिसमैच नाम से अपनी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी की गई। यह फ्रंटियर रिपोर्ट पर्यावरणीय मुद्दों को पहचान कर उनके समाधान के उपाय प्रदान करती है ताकि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण एवं जैव विविधता के नुकसान के संकट को संबोधित किया जा सके, ठीक। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म अशुद्ध है? अशुद्ध युग्म पूछा जा रहा है, तो देख लेते हैं कौन सा युग्म अशुद्ध है, ठीक है। अशुद्ध युग्म हमको जानना है। तो पहला है IT पार्क। IT पार्क कहाँ है? IT पार्क है हमारा जो है लखनऊ में, ना कि कानपुर में। पहला ही हमारा गलत है, पहला ही गलत है। IT पार्क लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में, ना कि कानपुर में, ठीक है। बाकी डिफेंस पार्क कानपुर में है, सही है। थीम पार्क आगरा में है, ये भी सही है। इत्र पार्क कन्नौज में है, ये भी सही है, ठीक है। डिफेंस पार्क कानपुर, थीम पार्क आगरा, इत्र पार्क कन्नौज, ठीक है। IT पार्क लखनऊ में है, ना कि कानपुर में। तो इस तरह हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए रीजनिंग का है, इसको समझिएगा ध्यान से। सारे प्रश्नों का मैं उत्तर ठीक ठीक बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा जो है समय दीजिएगा। तो लिखा है, यदि 3 गुणे 4 बराबर 1609, 5 गुणे 6 बराबर 3625, तो 1 गुणे 2 बराबर 401 हो, तो 4 गुणे 7 बराबर कितना होगा, ठीक है। तो देखिए ये कुछ ऐसा सवाल है, 3 गुणे 4 1609, तो 3 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर, ठीक है। 3 त्रिक का 9, 09 गुणे 4 का स्क्वायर 16। अब दोनों उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है 1609, तो 16 इधर आ गया है और फिर 09 लास्ट की तरफ आ गया है। इसी तरह 3625 होगा, इसी तरह ये होगा 401 होगा, ठीक है। अब 4 गुणे 7, तो 4 गुणे 7, तो 4 गुणे 7 में क्या हो जाएगा? तो 4 गुणे 7 में हो जाएगा 4 का स्क्वायर गुणे 7 का स्क्वायर, ठीक है। 4 चौक 16, 7 सता 49, तो 49 जो है पहले आ जाएगा और 16 बाद में हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह क्रम उल्टा करना है, ठीक है। जो पद आएगा उसका क्रम उल्टा कर देना है। अब ऐसे भी रीजनिंग के सवाल पूछे जाने लगे हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। बहुत आसान था। अगला प्रश्न है कि यदि किसी संख्या में से 4 घटा दें तो वह उस संख्या के व्युत्क्रम से 21 गुना हो जाती है, तो वह संख्या क्या है, ठीक है। यदि किसी संख्या में से 4 घटा दें तो वह उस संख्या के व्युत्क्रम से 21 गुना हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दी है 10, 9, 8, 7, ठीक है। तो प्रश्न एक बार देख लीजिएगा।
यदि किसी संख्या में से 4 घटा दें तो वह उस संख्या के व्युत्क्रम से 21 गुना हो जाती है। तो वह संख्या क्या है? तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर मान लीजिए संख्या x है, मान लेते हैं, ठीक है, तो x में से 4 घटाने को बोल रहा है, ठीक है। अगर मान लेते हैं वो संख्या x है, x में से 4 घटाएं और जो है 1/x करके जो है गुणे 21 कर देते हैं, 21 गुना हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 4 बराबर 21/x, ठीक। तो इसका मान क्या हो जाएगा? अब x जो है x स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 21, ठीक है। तो इस तरह जो है सॉल्व करते करते क्या हमने लिखा? x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 21। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0, ठीक है। पद इधर आता जा रहा है, ठीक है। तो अब इसी को लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3 मतलब इंटू x माइनस x माइनस 21 बराबर 0, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0, ठीक है। अब इसको इस तरह लिख सकते हैं x ब्रैकेट में x माइनस 3 x माइनस 7, ठीक है, बराबर 0, ठीक। अब उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब यदि जो है x प्लस 3 बराबर 0 हुआ तब क्या हो जाएगा? तब x बराबर माइनस 3 जो कि अमान्य है, ठीक। और यदि x माइनस 7 बराबर 0 तब x बराबर 7 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी विधि क्या है? ये तो पहली विधि से हो गया। दूसरी विधि इससे भी आसान है। दूसरी विधि है माना संख्या 7 है, माना संख्या 7 है, तब 7 प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा? 7 माइनस 4 बराबर 1/7 इंटू 21, ठीक है। ये बहुत आसान विधि है। तो 3 बराबर 3, अतः संख्या क्या हो जाएगी? अतः संख्या 7 हो जाएगी। क्या आएगा? तो क्या हमारा ऑप्शन में 7 है? तो देख लेते हैं, बिल्कुल है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समूह अन्य समूह से भिन्न है? ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं जो कि पूछ लेता है अन्य समूह से भिन्न है। अब देखिए कैसे अन्य समूह से भिन्न जो है हमको देखना है। विकल्प ए में संख्याएं दी गई हैं 3, 11, 13, 17। ये तो अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, अभाज्य हैं। दूसरे में है 7, 14, 18, 37। इसमें 2 भाज्य हैं, 2 अभाज्य हैं, ठीक है। ऑप्शन सी में 3, 5, 41, 47 जो कि अभाज्य संख्याएं हैं। और फिर जो है ऑप्शन डी में जो है 3, 7, 17, 71 ये भी अभाज्य संख्या है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा जिसमें 2 भाज्य संख्याएं भी हैं, ठीक है। 14 और 18 भाज्य संख्याएं हैं, इसलिए विकल्प बी जो है अन्य समूह से भिन्न है, ठीक है। आसान था, एकदम समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 2000 के 2/5 के 50% का 40% क्या होगा? ठीक है, तो जब ऐसा प्रश्न पूछे तो क्या करना चाहिए? तो ऐसा लिखना चाहिए 2000, ठीक है, गुणे 2/5 गुणे 50% का 40%, ठीक है। प्रतिशत समझ लीजिएगा, 50% का 40%, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? बराबर जो है कितना हो जाएगा? 2000 गुणे 2/5 गुणे 50/100 गुणे 40/100, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं?
20 गुणे 2 गुणे 4 बराबर 160। क्या आंसर 160 है? बिल्कुल है 160 आंसर। ठीक है, चलिए रीजनिंग के प्रश्नों को आप खुद से सॉल्व करिएगा, समझ लीजिएगा, मैं जो समझा रहा हूँ ऐसे ही लगेगा। ठीक है, अब है अगला प्रश्न है, कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगना हो जाता है। ठीक है, यदि कोई धन है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में दुगना हो जाएगा। तो साधारण ब्याज वाला अगर आप प्रश्न पढ़े हैं, मतलब आप जानते हैं, तो देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे करना है। अगर मान लें कि धनराशि x है, ठीक है, और मान लीजिए कि इतने वर्ष में जो है, कितने वर्षों में जो है दुगना हो जाएगा, तो उसको मान लेते हैं t वर्ष में 2x हो जाएगा। ठीक है, दोगुना हो जाते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर, अगर आप जानते हैं सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है सूत्र, मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस x बराबर x। ठीक है, तो अब चूंकि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है, जानते ही हैं। ठीक है, तो मूलधन यानी पहले लेंगे साधारण ब्याज x बराबर मूलधन कितना है, x माइनस x इंटू मूलधन गुणे दर कितनी है 5 वर्ष। ठीक है, और फिर समय t लिखना है बटे 100। ठीक, अब t बराबर क्या हो जाएगा 100/5, यानी 100/5 यानी 20 पंचे 100 होता है, तो बराबर 20 वर्ष। कितना लगेगा 20 वर्ष में जो है दोगुना हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन में 20 है? बिल्कुल है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित सारणी में लुप्त अक्षर प्राप्त कीजिए। निम्नांकित सारणी में लुप्त अक्षर प्राप्त कीजिए। अब यहाँ पे हमको लुप्त अक्षर देखना है कि क्या होगा। ठीक है, तो अगर प्रश्न को अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस तरह है, ए के बाद यहाँ बी गायब है, बी के बाद डी गायब है, तो ए के बाद ई। ठीक है, तो 4 अक्षरों का यहाँ पे जो है +4 अक्षर। ठीक है, अब यन दिया हुआ है, दिख रहा है। अब एक चीज और देखिए, एक चीज जो है दिया है, देखिए आर से शुरू करिए, आर, फिर देखिए अब जो है यन से शुरू करिए, यन है, फिर के है, फिर एच है, तो यन के बाद क्या हो जाएगा, देखिए एच के बाद आई आता है, फिर जे आता है, फिर के आता है, फिर एल आता है, फिर एम आता है, फिर एन आता है। तो मतलब 2 का वो है, तो -4 इधर हो जाएगा। ठीक है, एच के बाद जो है -4 यहाँ तक। ठीक, और फिर आर से शुरू करेंगे, आर से लेके एन तक जो है पी क्यू एन एम एन ओ पी क्यू आर। ठीक है, तो 4 माइनस यहाँ पे है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आई से लेके यम तक, तो आई जे के एल एम, तो आई से लेके यम तक हो जाएगा। और फिर इसी तरह जो है जे के बाद -4 करेंगे, तो जे में माइनस अगर 4 करते हैं तो ये हमको प्राप्त होता है यफ। क्या प्राप्त होगा, यफ। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, अगला अक्षर आई होगा, यहाँ पे क्या होगा, आई होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अक्षर श्रृंखला निम्न है,
तो देखिए AREINJM दिया हुआ है अक्षर श्रृंखला में, तो इसको समझ लेते हैं। अक्षर श्रृंखला में ए के बाद चौथे अक्षर पे ई है, तो आर के बाद एन है, एन के बाद जो है क्या है, माइनस में 4 बार जे है ऊपर से, ठीक है। आई के बाद प्लस 4 बार क्या है, यम है। तो अब उसी तरह जो है यम के बाद क्या हो जाएगा, जे के बाद -4 करेंगे तो जे के बाद -4 में यफ आएगा, क्या आएगा, यफ आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 115 वाले में यहाँ पे जेड ऑप्शन सही होगा, जेड होगा। कैसे, मैं थोड़ा सा गलती हो गई बताने में, ठीक है, एक बार जान लीजिए यहाँ पे जेड क्यों होगा। यहाँ पे जेड इसलिए होगा, A+2 यानी 2 यहाँ पे, फिर 2 यहाँ पे, फिर उसी तरह n-3, फिर -3 एच तक पहुँचेंगे, फिर R में +4, फिर +4, तो यहाँ पे जेड आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब 116 में डी होगा, एफ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ए के अंक बी से अधिक है परंतु सी से कम है, डी के अंक ई से कम है, बी के अंक ई से अधिक है, किसके द्वारा सबसे अधिकतम अंक प्राप्त किए गए। तो जब ऐसे प्रश्न आए तो देखिए 3 पार्ट में बांट लीजिए इसको। ठीक है, पहली स्थिति बनती है कि जो है सी के अंक अधिक हैं किससे, ए से, फिर ए के अंक अधिक हैं किससे, बी से। दूसरी स्थिति में रख लीजिए कि ई के अंक अधिक हैं किससे, डी से। तीसरी स्थिति में है बी के अंक अधिक हैं किससे, ई से। तो सॉल्यूशन देखिए, इन सबको देखेंगे स्पष्ट रूप से तो सबसे ज़्यादा क्या निकल के आएगा, सबसे ज़्यादा नंबर हैं सी के हमारे, फिर किसके हैं, ए के, फिर हैं बी के, फिर हैं ई के, ठीक है, फिर हैं डी के। ठीक है, तो अधिकतम अंक किसने प्राप्त किए, सी ने प्राप्त किए। तो साफ देख सकते हैं अधिकतम अंक सी ने प्राप्त किए। जब भी ऐसे प्रश्न पूछे तो उसको 2-3 बार में तोड़ लीजिए तो प्रश्न का उत्तर सही निकल आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या है। ठीक है, एक श्रेणी दी गई है तो इसमें लुप्त संख्या है 82 है, 97 है, 114 है, 133 है। ऐसे प्रश्नों को हमेशा जो है जोड़ के देख लीजिए, बहुत आसान होते हैं, जोड़ के देख लीजिए। 82 में अगर जो है हम लोग जो है 82 में +15 करेंगे तो कितना आएगा, 97 आएगा। कितना आएगा, 97 आएगा। उसी तरह फिर 97 में +17 करेंगे तो कितना आएगा, 114 आएगा। ठीक है, इस तरह 17 के बाद 19, फिर 21, इस तरह जोड़ते जाएंगे तो 133 में कितना जोड़ना है हमको, 21 जोड़ना है। तो कितना आएगा हमारे पास, तो 133 में 21 जोड़ने पे 3 1 4, 3 2 5 और 154 है आंसर में, बिल्कुल है, ऑप्शन सी सही है। ठीक, इस तरह हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, इस तरह हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, प्लस करते जाना है, +15 +17 जो है +19, ये 17 है। ठीक है, +19 +21 जब करेंगे तो आएगा 154। ठीक है, इस तरह है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बॉक्स में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी देख लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह होगा, 5 × 9, 5 9 45, कितना हो गया, -9 करेंगे तो ये आ जाएगा 36। तो यहाँ पे जो संख्या यहाँ पे दी है उसको माइनस करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। ठीक, अगला है 7 × 6 सक्षम 42 -6 कितना हो जाएगा,
36। ठीक, तो बताया ना, जो संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे उसी में माइनस करेंगे। 9 चक 36 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 36 माइनस 4 32। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर प्रदेश विशेष हैं, कुछ दिए हुए हैं प्रश्न। ठीक है, लगभग 20 प्रश्न उत्तर प्रदेश विशेष दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न इससे आते ही हैं, जानते ही हैं, तो इन प्रश्नों को गलत नहीं करना है किसी भी हाल में। उत्तर प्रदेश के एक भी प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के प्रश्नों को आप गलत करके आते हैं तो आपके नंबर जानते हैं कितना तेज़ी से घटते हैं। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर में डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड्स स्थित है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप स्थापित है? तो ये स्थापित है कानपुर में। ठीक है, कानपुर में वर्ष 1997 में। कब? 1997 में। ठीक है, 1997 में कानपुर में डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप की स्थापना विश्व बैंक की सहायता से की गई। किसकी सहायता से? तो इसकी स्थापना विश्व बैंक की सहायता से की गई, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो विश्व बैंक के द्वारा की गई, मतलब विश्व बैंक ने सहायता की थी। और कब की गई? 1997 में की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ अवस्थित है? तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसी में नहीं है। ठीक है, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी। तो कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है लखीमपुर खीरी में। कहाँ? लखीमपुर खीरी में, याद रखिएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अवस्थित है। 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? हमारा एक युग्म सुमेलित नहीं है, तो कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, ये जो है, जो दिए गए हैं नृत्य हैं, ठीक है, और त्यौहार हैं। तो देवा जो है बाराबंकी में मनाया जाता है, जानते ही हैं, देवा का संबंध बाराबंकी से है। ठीक है, आल्हा का संबंध कहाँ से है? तो आल्हा का संबंध बुंदेलखंड क्षेत्र की वीर रस कथा से है। बुंदेलखंड क्षेत्र के जो है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र जो है आता है महोबा, जो है आता है, तो सही है। तो ऑप्शन ए सही है, बी सही है। कर्मा जो है, कर्मा सोनभद्र में आदिवासियों द्वारा, मथुरा में नहीं, कहाँ पे? सोनभद्र में, याद रखिएगा। कर्मा सोनभद्र नहीं, सॉरी, ऑप्शन ए सही है, बी सही है। कर्मा जो है सोनभद्र, सोनभद्र में, ठीक है, सोनभद्र में जो है आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, ये याद रखें। कजरी मिर्जापुर जानते ही है, कजरी तो आसान है। तो हमारा ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है, यानी कर्मा जो है, जो नृत्य है आदिवासियों द्वारा किया जाता है, वो सोनभद्र में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कालिंजर का किला बुंदेलखंड का ऐतिहासिक तथा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किला है। ठीक है, अगर आप घूमने नहीं गए हैं तो घूम के आ जाइए। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित अवस्थित है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, तो
ये जो है लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। और एक चीज़ और जान लीजिए, इस परिषद की स्थापना 1989 में की गई थी। कब की गई थी? 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, याद इसलिए रखना जरूरी है कि पूछ लेता है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई? 1989 में की गई। कहाँ की गई? लखनऊ में। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सूची को मिलाना है। एक तरफ संस्थान दिए गए हैं, एक तरफ अवस्थिति दी गई है। ठीक है, तो कौन सा कहाँ स्थित है ये देखना है। तो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान स्थित है लखनऊ में, तो ऑप्शन ए का ए हो जाएगा, सही है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है, तो ऑप्शन बी का बी भी सही है। ठीक है, फिर राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, तो ये अवस्थित है जो है आगरा में, ये भी सही है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम चौथा भी सुमेलित ही है। ठीक है, तो इस तरह हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, सारे सुमेलित दिए गए हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान लखनऊ, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव, राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा, और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं। माघ मेला तो प्रयागराज में होता है, बिल्कुल सही है। झूला मेला झांसी में नहीं होता है, ये याद रखिएगा। झूला मेला जो होता है वो होता है जो है वृंदावन में। अभी कभी आप गए नहीं हैं तो एक बार जाइए, झूला मेला देख के आइएगा। ठीक है, झूला मेला वृंदावन में होता है। पशु मेला बटेश्वर पूछा गया था पीसीएस में ये क्वेश्चन। देव मेला बाराबंकी, ये भी सही है। ठीक है, तो देव मेला बाराबंकी में सही है, पशु मेला बटेश्वर में, झूला मेला वृंदावन में, और माघ मेला प्रयागराज में। ठीक है, तो इस तरह हमारा ऑप्शन बी जो है गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन कब से आरंभ हुआ है? मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन कब से आरंभ हुआ है? तो इसका जो है आयोजन जो है आरंभ हुआ है फरवरी 2020 से। मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन 2 फरवरी 2020 से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रत्येक रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ऐसा कौन सा जनपद है उत्तर प्रदेश का जो सबसे ज़्यादा जो है अपनी सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र, जो कि 4 राज्य को साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं वो? सोनभद्र मिलता है किससे? बिहार से। मैप उत्तर प्रदेश का निकाल के देखिए। फिर उसके बाद मिलता है झारखंड से, नीचे झारखंड से सोनभद्र आपको दिखेगा। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो एक बार देख निकालिए, वहाँ पे सोपार हिल्स है, गोविंद बल्लभ पंत सागर भी है। ठीक है, देखिएगा। और कौन सा है? मध्य प्रदेश, और उसके अलावा छत्तीसगढ़। ठीक, सोनभद्र को निकाल के देखिए मैप में, आपको दिख जाएगा। छत्तीसगढ़ आपको दिखेगा, झारखंड दिखेगा, बिहार दिखेगा, और मध्य प्रदेश दिखेगा। ये 4 राज्यों से होकर मिलता है इसकी सीमा। ठीक है, सोनपार हिल्स में ये बसा हुआ है।
ठीक है, सोनपार हिल्स है यहाँ पे, गोविंद वल्लभ पंत सागर भी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पवित्र नदी गंगा उत्तर प्रदेश राज्य के कितने जनपदों से होकर बहती है? बहुत आसान क्वेश्चन है, आप जानते ही होंगे, कई बार पढ़े होंगे। ये 28 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, प्रवाहित होती है। गंगा जो है वो उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री हिमनद से निकलती है। कहाँ से? गंगोत्री हिमनद से। इसकी कुल लंबाई 2525, यानी 25-25 आप याद रखेंगे तो भी याद रहेगा, ठीक है, जिसमें से 1000 किलोमीटर क्षेत्र उत्तर प्रदेश में, ठीक है, 2525 में 1000 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में बहती है। ठीक, यह नदी उत्तर प्रदेश के 28 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कौन सी झील को बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र माना गया है? तो उत्तर प्रदेश की कौन सी झील है? तो वो झील है सरसई नावर झील। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करके जाइएगा, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र माना गया है सरसई नावर झील को, ठीक है। सरसई नावर झील कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है, पूछ लेगा, तो ये है इटावा में। कहाँ पे है? इटावा में। कैसा भी प्रश्न पूछ सकता है। इस झील को बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र माना गया है। यह झील सारस क्रेन की प्रसिद्ध संरक्षण स्थली है, यह भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विंध्यन क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा का स्थानीय नाम है? तो विंध्यन क्षेत्र में जो पाई जाती है मृदा, उसे कहा जाता है, उसे भोंटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोंटा, याद रखिएगा। कॉप जो होती है वो होती है जलोढ़ मृदा। कौन सी होती है? जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा, जान लीजिए। खादर जो होती है, खादर मृदा होती है कछारी, दोमट और मटियार जो होती है वो खादर मृदा कहलाती है। गंगा जी के किनारे जो क्षेत्र होते हैं, कछार जो होते हैं, वो खादर मिट्टी होती है, ठीक है। बांगर मिट्टी होती है उपरहार, ये बांगर होती है, बांगर मृदा, ठीक है। उपरहार होती है, दोमट होती है, मटियार होती है, ठीक है, वो बांगर होती है। और भोंटा कौन सी हो गई? विंध्यन की मृदा। लवणी व क्षारीय मृदा में कौन कौन से आते हैं? रेह आते हैं, ऊसर आते हैं, बंजर आते हैं, कल्लर आते हैं, थुर आते हैं, ठीक है। बुंदेलखंड की लाल मृदा में पडुआ और राकर आते हैं। तो ये पडुआ जो होती है वो बुंदेलखंड की मृदा है, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड की मृदा है, ठीक है। बुंदेलखंड की मृदा में पडुआ और राकर दो मृदाएं। और बुंदेलखंड की काली मृदा में जो है मार, काबर, रेगुर, ठीक है, याद रखिएगा। लाल मृदा में बुंदेलखंड की पडुआ और राकर, और काली मृदा में मार, काबर और रेगुर पाई जाती है, ठीक है। तो मृदाओं के बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि एक प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो उत्तर प्रदेश का जो है सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जनपद है गोरखपुर, ठीक है। गोरखपुर में होती है, और सबसे कम कहाँ होती है? मथुरा में। मथुरा में सबसे कम होती है, ठीक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है पूर्वी यमुना नहर, ठीक है। पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। इस नहर का निर्माण 1830 में मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। किसने? शाहजहां। शाहजहां ने जो है पूर्वी यमुना नहर का निर्माण करवाया था। इस नहर की कुल लंबाई 1440 किलोमीटर है, ठीक है। 1440 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई, ठीक, याद रखिएगा।
सबसे पुरानी नहर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो इनमें से कोई नहीं, जो दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त जो है न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल। क्या नाम था उनका? विश्वंभर दयाल। न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। इनका कार्यकाल कब से रहा है? तो ये विश्वंभर दयाल का कार्यकाल जो है रहा है 14 सितंबर से 1977 से लेके 13 सितंबर 1982 तक इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के वर्तमान अगर पूछा जाए तो कौन है लोकायुक्त? तो इस समय कौन है? संजय मिश्रा हैं। ठीक है, संजय मिश्रा लोकायुक्त हैं इस समय उत्तर प्रदेश के, याद रखिएगा। अगर एग्ज़ाम जो है जुलाई अगस्त तक में होता है तो एक बार अपडेट देख लीजिएगा, लेकिन संजय मिश्रा ही रहेंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना की शुरुआत की कब हुई? तो उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना की शुरुआत जो है वो 1992 में की गई। कब की गई थी? 1992 में हुई थी। भू स्वामित्व का यह प्रमाण खेती योग्य जमीन की खरीद बिक्री के लिए अनिवार्य है, जिसमें किसान बही के नाम पे एक प्रमाण पत्र तहसील से जारी किया जाता है। ठीक है, तो किसान बही योजना की शुरुआत कब की गई? 1992 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में पूछा है सही सुमेलित है, यानी एक सही सुमेलित है बाकी 3 गलत होंगे। तो इसमें सही सुमेलित है, पहला है ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में, बिल्कुल पहला ही सही सुमेलित है। ठीक है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ है? झांसी में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में सही है, बिल्कुल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड लखनऊ में है, याद रखिएगा। तो हमारा भी गलत है। फिर है तेल शोधक कारखाना जो है आगरा में नहीं है, कहाँ है? मथुरा में। कहाँ है? मथुरा में है तेल शोधक कारखाना। और मॉडर्न बेकरीज जो है वो कानपुर में है। कहाँ पे? कानपुर में है मॉडर्न बेकरीज। तो सी भी गलत, डी भी गलत। ठीक, तो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ, तेल शोधक कारखाना मथुरा और मॉडर्न बेकरीज कानपुर में है। ठीक, इस तरह हमारा ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नया सवेरा योजना का संबंध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। नया सवेरा योजना, तो नया सवेरा योजना जो है श्रमिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराने से संबंधित है। किससे? श्रमिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कर उनके सामाजिक, शैक्षणिक और नैतिक विकास हेतु जून 2017 में श्रम विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा नया सवेरा योजना आरंभ किया गया। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ब्लॉक स्तर पर बाल अधिकार संरक्षण समिति तथा जिला स्तर पर जनपदीय बाल श्रम उन्मूलन समिति का गठन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जो है बरेली में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली में है। अगर कोई पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1979 में की गई थी। यह संस्थान पोल्ट्री क्षेत्र के विकास में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है, तो यह जो है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश के रामपुर में सितंबर 2012 से संचालित है। रामपुर में जो है 2012 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है,
यह भारत की प्रथम डिजिटल लेजर तकनीक पर आधारित नक्षत्रशाला है। इस नक्षत्रशाला का पूर्व में नाम भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला था, लेकिन वर्तमान में क्या हो गया है, आर्यभट्ट हो गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की गई है? उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की गई है? तो कहाँ पे की गई है? तो ये की गई है ललितपुर में। ठीक है, ललितपुर में जो है यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है। ठीक, तो आज के हमारे ये 140 तक के प्रश्न थे। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। जो प्रश्न समझ में नहीं आया है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसका जवाब मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, या तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फेसबुक पे, कहीं भी आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं, क्वेरी है कोई कुछ तो। ठीक, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।